गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं यूरोप में समाजवाद। सेकंड जो लेसन हमारा चल रहा था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसका पांचवा और अंतिम भाग पढ़ रहे हैं हम लोग। यानी कि है लेसन नंबर 2 हिस्ट्री की बुक में। लेसन नंबर 2 का अंतिम भाग यानी पार्ट 5 पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसमें चौथे नंबर का जो पॉइंट है कि अक्टूबर क्रांति के बाद हमने देखा था कि अक्टूबर 1917 में और मार्च 1917 में दो बार रूस में क्रांति हुई। ये जो क्रांति हुई वो जार शाही शासन का अंत करने के लिए हुई थी, जार शाही शासन का अंत। और ये वाली जो क्रांति थी वो यहाँ पर समाजवादी सरकार बनाने के लिए हुई थी। ये थी अक्टूबर क्रांति। हमारा जो चौथे नंबर का पॉइंट है वो है कि अक्टूबर के बाद में क्या बदलाव, यानी कि 1917 में अक्टूबर में जो क्रांति हुई थी उसके बाद में उसके हालात क्या रहे। यहां पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं आपको। उसमें पहली चीज जो है अक्टूबर के बाद में क्या हालात बदले, हम इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि ये जो बैंक थे वो सरकार के अधीन चले गए, राष्ट्रीयकरण हो गया इनका। और इसके बाद में ये हुआ था 1917 में। इसके पश्चात क्या हुआ कि किसानों को उनकी जो भूमि का मालिक, किसानों को उनकी भूमि का मालिक बना दिया गया। पहले क्या होता था, किसान की भूमि का मालिक शासक था, जार था। जार द्वारा किसानों से सामंतों के माध्यम से या बड़े जमींदारों के माध्यम से टैक्स लिया जाता था। किसानों से ये कहा जाता था कि ये जो जमीन है, ये जमीन हम तुम्हें लीज पर दे रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं। ये जो जमीन है वो राजा की जमीन है, इसके ऊपर आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। और इस टैक्स के रूप में वो इस टैक्स को लगान के रूप में लेते थे वो। यहां अक्टूबर क्रांति के बाद में किसानों को उनकी भूमि का मालिक बना दिया गया। जो किसान जिस भूमि पर खेती कर रहा था वो उस भूमि का मालिक होगा। दूसरा काम, पहला काम तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सरकार ने अपने अधीन ले लिए सारे बैंकों को, सरकारी बैंक हो गए वो। दूसरा काम किया गया, किसानों को उनकी भूमि का मालिक बना दिया गया, किसानों को भूमि का मालिक। और इसके बाद में तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज थी जो बड़े किसान थे, इनके पास में जो बड़े बड़े खेत थे, इन बड़े किसानों की जमीन और उनके खेत की जगह छोड़ दी गई। जैसे ये कोई बड़े किसान या बड़े जमींदार का खेत है, इसके लिए इसकी जमीन, थोड़ी सी जमीन इसकी छोड़ दी, इसका घर छोड़ दिया। इसके बाद में जो शेष जमीन है उस शेष जमीन के टुकड़े कर दिए गए और उन टुकड़ों को उन गरीब किसानों को बांट दिया गया जिनके पास में खुद की कोई जमीन नहीं थी। यानी कि भूमिहीन किसानों को ये जो जमीनें थी ये सौंप दी गई। तो बड़े किसानों के मकान के लिए मकान होते थे यहाँ पर, बड़े जमींदारों के उनके खेत होते थे इस पूरे इस जमीन पर, उनके लिए थोड़ी सी जमीन छोड़ दी, उनका मकान छोड़ दिया और शेष जो जमीन थी उसके टुकड़े कर दिए गए और टुकड़े करके उसको गरीब किसानों में बांट दिया गया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि कई जो छोटे हिस्से थे किसानों की, जो बड़े किसानों की जो जमीनें थी वो छोटे छोटे हिस्सों में परिवर्तित हो गई। इसके बाद में अगला जो स्टेप था वो था पुरानी पदवी। पुराने जो पद थे या जो पुरानी पदवियां थी, इन पदवियों को, उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने का रीजन ये था कि जो पदवियां दी जाती थी वो राजाओं के द्वारा उनके सामंतों को दी जाती थी।
और सामंतों को जो पदवी दी जाती थी तो वो पदवी जो है वो उसको विशिष्ट, एक सामान्य से विशिष्ट व्यक्ति में तब्दील करती थी। समाजवादी जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान माना गया है, और समान करने के लिए अब ये आवश्यक था कि जो विशिष्ट व्यक्ति, उनकी जो व्यक्ति थे जिनको पदवियां प्राप्त हो चुकी थी वो विशिष्ट लोगों की श्रेणी में आते थे, उनकी विशिष्टता को, उनकी पदवी समाप्त करके उनकी विशिष्टता का अंत कर दिया गया, ये चीज थी। तो इस तरह से, और इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो सरकारी वर्दी थी, सेना की जो वर्दी थी, सेना की, पुलिस की जो सरकारी वर्दी थी उसको चेंज कर दिया गया, और सरकारी वर्दी में यानी कि पुलिस की वर्दी में एक सोवियत टोपी, रेड कलर की जो टोपी हुआ करती थी इनकी, वो सोवियत टोपी भी इन सरकारी वर्दी के साथ में जोड़ दी गई। इसके पश्चात क्या हुआ कि बोल्शेविकों ने, बोल्शेविक जो पार्टी थी, मजदूरों की पार्टी बोल्शेविक पार्टी थी जिसका नेता था लेनिन। बोल्शेविक पार्टी जो थी, बोल्शेविक पार्टी, इसका नाम परिवर्तित करके और इसका नाम कर दिया गया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। देखो, रूस की क्रांति में जिस पार्टी का सबसे अहम रोल था वो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी। इस पार्टी का जो नेता था वो था लेनिन। अक्टूबर क्रांति में इसका महत्वपूर्ण रोल था। बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन, और बोल्शेविक पार्टी का 19 अक्टूबर क्रांति के बाद में क्या हुआ कि बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके इसको एक राजनीतिक पार्टी बना दिया गया, और इसका नाम रख दिया गया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। और इसके बाद में नवंबर 1917 में ये सारी चीजें, घटना अक्टूबर के बाद की घटना है। अक्टूबर के बाद में रूस के क्या हालात चेंज हुए वो पढ़ रहे हैं हम लोग। नवंबर 1917 में रूस में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों में उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि उसके जो सदस्य थे रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के, बहुत कम सदस्य इसके जीत पाए। और इसकी वजह से लेनिन द्वारा क्या हुआ, लेनिन द्वारा जब लेनिन को ये पता चला कि नवंबर 1917 में जो संविधान सभा के चुनाव हुए हैं उन चुनावों में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके सदस्यों को बहुमत नहीं मिला, तो लेनिन द्वारा, जो इस समय यहाँ का शासक था लेनिन के द्वारा असेंबली को भंग कर दिया गया। असेंबली यानी कि संविधान सभा थी, उस संविधान को भंग कर दिया गया। और इसके बाद में ये जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी थी इसका नाम बदल के अब ये जो इनकी जो असेंबली थी, जो संसद के इनके जो सदस्य थे, मंत्री परिषद के सदस्य, इन मंत्री परिषद के सदस्य जिसको असेंबली कहा जाता था अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज किया गया अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, इसका गठन किया गया। कहने का तात्पर्य देखो, अब आपको दोबारा से बताएं हम 1917 के बाद में हालात क्या चेंज हुए कि बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन, और लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा, और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम रख दिया। नवंबर 1917 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के चुनाव में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी को कोई बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए जो उसकी मंत्री परिषद थी, जो असेंबली थी, असेंबली को लेनिन ने भंग कर दिया, और उसकी जो संसद थी, संसद मतलब असेंबली, संसद का जो नाम था वो परिवर्तित करके कर दिया
अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, ये रूस की संसद का नाम था जो लेनिन ने परिवर्तित किया। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, ये रूस की संसद का नाम था जो उसने चेंज किया असेंबली को भंग करने के बाद में। और मार्च 1918 में देखिए ये तो फिर क्या हुआ, अगला परिवर्तन क्या कि मार्च 1918 में अगला कदम क्या होगा लेनिन का, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। किससे की भाई? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की थी जर्मनी की संधि हुई थी ये रूस के साथ में। किस पर्पस से थी ये संधि? देखिए ये इस समय आपको पता होगा 1914 से 1918 के बीच में एक युद्ध चल रहा है, युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत लेनिन ने जर्मनी के साथ में जो संधि की मार्च 1918 में, ये संधि का नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसके अंतर्गत क्या था, रूस ने एक समझौता किया जर्मनी से, और जर्मनी से जो समझौता था वो था अनाक्रमण की नीति। इसके मतलब ये था, जर्मनी ने तो ये कह दिया रूस से भाई मैं आगे से तेरे ऊपर या तेरे सहयोगी जो देश हैं उसके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, इसके बदले में तुम भी मैं मतलब जर्मनी के ऊपर और जर्मनी के सहयोगी देशों के ऊपर तुम भी नहीं करोगे आक्रमण। दोनों के बीच में आपसी सहमति बन गई, और सहमति बनने के बाद में ये जो संधि थी ये सफल हो गई, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। आपको फिर से एक बार बता दें, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 18 के बीच में चला था, धुरी राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में। और इसमें जो मित्र राष्ट्र में, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में ये चला था, धुरी और मित्र, इसमें थे ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की। इसमें जो थे वो थे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे। यहां ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि मार्च 1918 में ये हुई थी जर्मनी और रूस के बीच में, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने की संधि की थी, जिसके पश्चात धीरे धीरे इस युद्ध को विराम मिलता गया। ये थी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो लेनिन के द्वारा अक्टूबर के बाद में हुई थी। अक्टूबर क्रांति के बाद में, अक्टूबर 1917 के बाद में हुई थी, मार्च 1918 को, और 1918 में ये युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त जो हुआ था वो हुआ था वर्साई की संधि के साथ में, लेकिन रूस ने अपने आप को इस युद्ध से कब अलग कर लिया? मार्च 1918 में, और वो संधि थी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसके पश्चात देखो अब क्या हुआ, एक और परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या है? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। मैंने आपको कहा था कि इसको नाम दिया गया किसका? रूसी संसद का। रूसी संसद के रूप में, एक पार्टी के रूप में अब ये एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ये पार्टी थी जो लेनिन ने बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो बनाई थी, उसी का नाम चेंज कर दिया उसने, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। अब यहां चुनाव लड़ने के लिए एकमात्र पार्टी रह गई, कोई इसके अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ेगा। जो असेंबली के सदस्य थे वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी में से चुने जाएंगे। कम्युनिस्ट, मैंने आपको बताया था अभी 1917 में कि 1917 अक्टूबर के बाद में एक परिवर्तन क्या हुआ
कि संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा का गठन जब किया गया, उसके चुनाव हुए, तो उन चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ ही लोग जो थे वो चुनकर आए, जिससे क्या हुआ, लेनिन ने जो पूरी असेंबली थी उसको भंग कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी का नाम चेंज करके उसमें रख दिया अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, और इसी को एक दर्जा दे दिया, एकमात्र पार्टी हो गई। अब ये रूस की एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। इसके अगेंस्ट कोई नहीं लड़ सकता। ये ऐसा प्रावधान बनाया गया। ये अक्टूबर के बाद में जो तस्वीर थी मैं आपको बताई गई थी, अक्टूबर क्रांति के बाद 1917 में जो रूस की तस्वीर बन के आई वो आपको बताई गई थी। अब इसके बाद में आता है गृह युद्ध। गृह युद्ध में देखिए क्या हुआ कि सबसे पहला पॉइंट है बोल्शेविकों द्वारा भूमि का पुनर्वितरण। बोल्शेविक, अब हम ये पढ़ रहे हैं गृह युद्ध। रूस में गृह युद्ध, और गृह युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ, अब बोल्शेविक सरकार का नेता है कौन, लेनिन। बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था लेनिन, बोल्शेविक सरकार द्वारा भूमि का वितरण किया गया। पुनर्वितरण यानी कि जो बड़े किसान थे जिनके पास में अधिक भूमि थी, मैंने आपको बताया था अभी, बड़े किसानों के पास में बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। भूमि का पुनर्वितरण करते हुए लेनिन ने और बोल्शेविक सरकार ने क्या किया कि उन बड़े किसानों के लिए उनकी जगह छोड़ दी, मकान छोड़ दिए, थोड़ी सी उनके लिए खेत वेत छोड़ दिए, और बची जो जमीन थी उस जमीन के छोटे छोटे भाग करके और गरीब किसानों को यहाँ बांट दिया गया। अब जब ये बंटवारा चल रहा था तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो बोल्शेविक सरकार के जो सैनिक थे वो भी अब गांव लौटना चाहते थे, वो भी गांव लौटने लगे, क्योंकि उनको भी लगता था कि भाई हम भी अगर अपने गांव चले जाएंगे तो हमारे भी जो छोटी मोटी जमीन है वो भी हमारे हाथ आ जाएगी। तो वो सेना को छोड़कर और वो जो सैनिक थे वो अपने गांव जाने लगे, जिससे सेना जो है वो पीछे हट गई। इधर दूसरी चीज क्या आती है दूसरी चीज क्या आती है कि जो जार समर्थक लोग थे, जार समर्थक, जो जार निकोलस द्वितीय जो था उसके जार समर्थक प्लस बड़े भूस्वामी, अब इन लोगों ने क्या किया, ये लोग भी अपना एक गुट तैयार करने लग गए। किसके विरुद्ध विरोध करने के लिए, ये लेनिन के विरुद्ध विरोध करने के लिए, बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, उनके विरुद्ध क्रांति करने के लिए जार समर्थक और बड़े भूस्वामी जो थे वो सैनिक टुकड़ियां इकट्ठी करने लग गए। एक हिस्से में चले गए वो और गुप्त रूप से वार्ता करने लगे, सैनिक संधियां, सैनिक वार्ताएं करने लगे, वो सैनिक टुकड़ियां इकट्ठी करने लग गए वो। तो देखिए यहाँ पर गैर दक्षिण रूस में संगठित किया, और इन लोगों को जो सहयोग दे रहे हैं, जार समर्थकों को और बड़े भूस्वामियों को जो समर्थन दे रहा है वो दे रहा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ये जो है जार समर्थकों और बड़े भूस्वामियों को ये जो देश है वो गुप्त रूप से समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये लगता है यदि ये समाजवादी वाली स्थिति अगर यहाँ रूस में लागू हो गई तो एक न एक दिन हमारे देश में भी ये लागू होगी। जो इनके लिए, ये पूंजीपति देशों के लिए खतरा पैदा होती जा रही थी। पूंजीवादी जो देश थे इनके लिए समाजवादी व्यवस्था एक खतरा पैदा होने वाली थी। इसी वजह से ये जो देश थे वो गुप्त रूप से विरोध करने लगे बोल्शेविक सरकार का, और इसीलिए ये जार समर्थकों के और बड़े भूस्वामियों का गुप्त रूप से समर्थन करने लग गए। यहाँ ये स्थिति पैदा हुई, और उसके बाद में क्या हुआ कि अगली चीज, गैर
जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब एक गृह युद्ध की स्थिति छिड़ गई बोल्शेविक सरकार के और जार समर्थक और बड़े भूस्वामियों के। यही गृह युद्ध था। इसके बाद में अब आते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है हमारा 4.2 समाजवादी समाज का निर्माण। अब समाजवादी सरकार का निर्माण देखो जैसे तैसे करके, और बोल्शेविक सरकार ने इनका दमन किया। जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उनका दमन किया। दमन करने के बाद में उन्होंने अपनी जो व्यवस्था थी समाजवादी व्यवस्था, उन सामाजिक व्यवस्थाओं को लागू किया उन्होंने। और लागू करने के पीछे क्या किया, सबसे पहला काम ये उन्होंने समाजवादी समाज का निर्माण किया। समाजवादी समाज का निर्माण कैसे होगा भाई ये निर्माण? सबसे पहला उन्होंने ये काम किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण लागू किया। सरकार के अधीन ले लिया ये बैंकों को, सारे जितने भी बैंक है वो सरकारी बैंक है, सारे सरकार के अधीन। दूसरा है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। कोई भी उद्योग जो है वो प्राइवेट नहीं होगा, निजी उद्योग नहीं होगा, सारे जो उद्योग चलेंगे वो सब गवर्नमेंटेड होंगे। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके साथ साथ में ही क्या है, सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया। सामूहिक खेती को बढ़ावा। सामूहिक खेती क्या थी? देखो खाद्यान्न समस्या पैदा हो रही थी रूस में। अब जैसे ये कोई उत्पादन क्षेत्र है और इस उत्पादन क्षेत्र में कई छोटे छोटे खेत हैं और इन छोटे छोटे खेतों में दीवारें लगी हुई हैं चारों तरफ से। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ये एक छोटे किसान का खेत है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 किसानों के खेत हैं। अब ये 16 किसानों के जो खेत थे, सामूहिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया कि इन 16 किसानों के खेतों की जो बाउंड्रीज थी, सीमाएं थी, उन सभी सीमाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया। सबसे पहले ये कहा कि भाई किस किसान के पास में कितने खेत हैं, उसका ब्यौरा होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि भाई मेरे पास में 1 बीघा, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4। ऐसे उनका पहले तो रिकॉर्ड रखा गया। जैसे कि छोटे छोटे 16 किसान हैं, 16 किसानों की खुद की कितनी भूमि है उसका एक रिकॉर्ड रखा गया। और फिर इसके बाद में इनके बीच की जो सीमाएं थी, इन सभी सीमाओं को समाप्त कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। और हटाने के बाद में अब ये जो आकार था खेत का, एक बहुत बड़ा आकार देखने को मिला। ये अब इस पे 16 किसान मिलकर खेती करेंगे। खेती कैसे करेंगे? जैसे मान के चलो कि यहां उन्होंने 1600 रुपए खर्च किए, या यूं कहें हम कि यहां किए उन्होंने 10,000 रुपए खर्च किए। 10,000 रुपए के बीज, खाद और हल जोतने के लिए जो भी उनको खर्चा आना था, ये खर्चा आया 10,000 का। और ये जो टोटल खेत की जो माप थी, अगर हम यूं कहें कि इस टोटल खेत की जो माप थी वो थी 10 बीघा, यानी कि 1 बीघा पर जो खर्चा था वो था 1,000 रुपए। अब किसी के पास में आधा बीघा खेत है तो उस पर उसका खर्चा लिया गया 500 रुपए। अगर किसी के पास में 2 बीघा खेत है उससे 2,000 रुपए लिया गया। किसी के पास में 3 बीघा खेत था तो खर्चे के रूप में उससे 3,000 रुपए लिए गए। ये तो था खर्चा। अब इस पर जो खेती होगी और जो भी उत्पादन होगा, जैसे सपोज इसकी यहां पर 100 बोरी अनाज हुआ,
और ये टोटल जो खेत था वो 10 बीघा खेत था, 10 बीघा का भाग दे दिया इसमें, यानी कि 1 बीघा पर 10 बोरी अनाज पैदा हुआ, ये उत्पादन हो गया। अब कोई व्यक्ति है, किसी के पास में आधा बीघा 1 बीघा खेत है, तो उसको उत्पादन में से ये 100 बोरी उत्पादन में से उसको 10 बोरी मिल जाएगा। अगर किसी के पास में, किसी के मान के चलो कि 3 बीघा खेत था तो उसको 30 बोरी मिल जाएगा, किसी के आधा बीघा खेत था तो उसको 5 बोरी मिल जाएगा। इस हिसाब से सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया। सामूहिक खेती के अंतर्गत देखो, ये छोटे छोटी जो तारबंदी थी या जो खेतों की जो माप थी या खेतों की जो दीवारें थी, उनको हटाने से ये जो भूमि थी वो अधिक भूमि मिल गई। सब लोग सामूहिक रूप से खेती कर, सामूहिकता को बढ़ावा मिला, जिससे उत्पादन बढ़ा। तो ये सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद में अगली चीज आती है आपकी पंचवर्षीय योजना। सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजना को बढ़ावा दिया, पंचवर्षीय योजना लागू की। यानी कि प्रत्येक जो सरकार थी, समाजवादी सरकार, उसने 5 साल की योजनाएं बनाई और 5 साल की योजनाओं को उसने जनता को बताया कि हम 5 साल में किस किस क्षेत्र में क्या क्या विकास करने वाले हैं और उस विकास कार्य के लिए सरकार कितना पैसा आवंटित कर रही है। तो इस प्रकार की पंचवर्षीय योजना लागू की गई और समाजवादी समाज का निर्माण हुआ रूस में। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट होता है। इसके बाद में है स्टालिनवाद। लेनिन के बाद में समाजवादी सरकार को आगे बढ़ाने का काम जिस शासक के द्वारा किया जाता है वो था स्टालिन। और स्टालिन ने समाजवादी सरकार को, समाजवाद को और आगे बढ़ाया। उसके जो नियम थे, उसके जो कायदे कानून थे, उनको कहा जाता है स्टालिनवाद। लेनिन के बाद रूस का जो शासक बना वो था स्टालिन। स्टालिन ने भी इसी प्रकार, स्टालिन खुद भी एक समाजवादी था, समाजवादी सरकार की तरफ से था। तो स्टालिन ने समाजवाद को और आगे बढ़ाते हुए कई सारे नियम कायदे कानून लागू किए। उनके नियम कायदे कानून को ही कहा जाता है स्टालिनवाद। हमारा जो पॉइंट था वो था स्टालिनवाद और सामूहिकरण। अब इसमें स्टालिनवाद और सामूहिकरण के अंदर क्या, सामूहिक खेती को इसमें बढ़ावा दिया, उसी की तरह लेनिन की तरह सामूहिक खेती को बढ़ावा। और इसके बाद में उसने क्या किया, किसानों के लिए जो उपज थी उसका समर्थन मूल्य जारी किया। समर्थन मूल्य जारी, समर्थन मूल्य क्या होता है, एक सरकारी कीमत होती है। प्रत्येक उपज की जो किसान पैदा कर रहा हो उस पर की जाती है सरकारी कीमत, तय की जाती है प्रत्येक वर्ष। सरकार ने, स्टालिन की सरकार जो थी, उसने ये जो किसान थे जो सामूहिक खेती कर रहे थे उनको एक सरकारी कीमत लागू की कि प्रत्येक किसान को अपनी जो फसल है वो इस सरकारी रेट पर बेचनी है और वो सरकारी गोदामों में जमा करानी है। लेकिन क्या हुआ कि जो किसान थे वो जो ये समर्थन मूल्य जो था वो इतना न्यून था, कम था, जिसकी वजह से किसान जो थे वो उनके पास में नहीं पहुंच रहे थे। और बड़े बड़े जो जमींदार थे जिनके कई जगह खेत थे, उन्होंने अपनी जो उपज थी उसको बेचा ही नहीं, आए नहीं उनके सरकार के पास में। तो स्टालिन को जो है वो बड़ी हैरानी हुई। तो फिर इसके बाद में स्टालिन को पता चला कि भाई बड़े किसान जो हैं जिनके पास में कई सारे खेत हैं अलग अलग जगह पर, वो लोग अपनी उपज को बेचने नहीं आ रहे, किसान नहीं आ रहे, उनको वो भड़का रहे हैं कि भाई ये कीमत कम, सरकार कम, आपकी उपज की कीमत कम लगा रही है, आपको नहीं बेचना चाहिए। तो किसान बेचने नहीं आ रहा था सरकारी कीमत पर कृषि उपज मंडी में। तो इस वजह से क्या हुआ कि स्टालिन ने फिर सेना भेजी और सेना भेजकर जो कुलक थे,
कुलक क्या थे? बड़े जमींदार, यानी कि बड़े किसान, यानी कि संपन्न किसान। रूस में बड़े किसानों को या संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। स्टालिन की सरकार ने सेना भेजी और कुलकों के गोदामों पर छापे मारे और छापे मारकर उनकी जो उपज थी उसको जब्त कर लिया। कुछ लोगों की को किया, जिसकी वजह से और जो किसान थे वो भी उसी रेट पर बेचने के लिए तैयार हो गए और वो आ गए सरकार के पास में अपनी उपज को बेचने के लिए। ये हुआ। और इसके बाद में अगला आता है आपका रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। ये लास्ट पॉइंट है आपका। रूस की क्रांति का वैश्विक प्रभाव ये क्या रहा? देखो, रूस की क्रांति की वजह से समाजवाद को बढ़ावा मिला, सबसे बड़ी चीज थी। एक सबसे बड़ा प्रभाव ये कि समाजवाद को बढ़ावा मिला। एक रूस की एक पहचान बन गई वैश्विक स्तर पर। और इसके साथ साथ बड़े बड़े देशों ने रूस के इस कदम पर अमल किया। उनके कदमों को, यानी कि उनके जो निर्णय थे उनको अपनाने की कोशिश की। देखिए यहाँ है कि इंग्लैंड में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। जैसे रूस में पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट, इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। और दूसरे विश्व युद्ध में रूस के कारण, सेकेंड विश्व युद्ध में रूस के कारण समाजवाद को बढ़ावा मिला। एक जो छोटा सा देश था जिसने समाजवाद के कारण पूरे विश्व स्तर पर एक पहचान बना ली थी, ऐसी पहचान जो है हर कोई देश नहीं बना पाया था। एक जो देश तो कभी इस पे अपनी पहचान ही नहीं बना पा रहा था, लेकिन समाजवाद को अपनाने के कारण एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया रूस। तो ये वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव था। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब हम नए पार्ट के साथ में आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।